बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कौम से खिताब कर चुके हैं और इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी से मुशावरत के बाद उनका ये कहना है कि तमाम नताइज तस्लीम करता हूँ, रिपोर्ट को तस्लीम करता हूँ, लेकिन इस रिपोर्ट के नताइज पर उन्हें दुख पहुंचा है। उनका यह कहना था कि कमीशन का मकसद था कि वोट के तकद्दुस को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत सी जो गलतियां इंतखाबात में हुई हैं उस हवाले से वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया कि कितने फीसद मुनज़्ज़म या गैर मुनज़्ज़म धांधली हुई है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई इज्जत के साथ थोड़ा इख्तलाफ भी करता हूं। इलेक्शन कानूनी था या नहीं, इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया, और यह भी नहीं बताया गया कि कितने फीसद इलेक्शन कानूनी था और कितने फीसद इलेक्शन गैर कानूनी था। लेकिन इमरान खान साहब की एक अच्छी बात ये सामने आई है कि उन्होंने ऐलान किया है कि महाज आराई नहीं करना चाहता, और इस कमीशन की रिपोर्ट के जरिए से मुल्क में तब्दीली की इब्तिदा हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान तशरीफ फरमाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, सानिया कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ सानिया। राना अरशद साहब रुकने पंजाब असम्बली हैं और जानी पहचानी शख्सियत। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। और साथ में तशरीफ फरमा है डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाब जनाब सईद आसिफ साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और गुफ्तगू का आगाज भी आपसे मैं करता हूँ। रिपोर्ट आ गई, कौम से खिताब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किया, और अब इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि नताइज तो तस्लीम करता हूँ, लेकिन दुख हुआ है जो रिजल्ट हैं, जो फाइंडिंग्स हैं इस कमीशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पूरी कौम के लिए ये इत्मीनान की बात है कि पिछले नवाज शरीफ के इक़्तिदार को भी अभी 2 साल 1 महीना ही हुए मेरे ख्याल बमुश्किल। तो इसमें 2 साल उन्होंने जिस एक एहतजाजी तहरीक का सामना करते हुए गुजारे, जिसमें उनके पास ये जवाब भी फिर पैदा हो गया था कि हमें तो कुछ करने नहीं दिया जा रहा, हमारे हाथ रोके जाते हैं और रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ये धरना तहरीक जो 126 दिन चली, तो उसमें जो ज़ाहिर है जो मनाजर कौम ने भी देखे, वो कुछ नाकाबिले बयान कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो तो कौम ने देख भी लिए ना। तो कुछ शाइस्तगी के हवाले से, शुस्तगी के हवाले से, कुछ इक़्तिदार के हवाले से जो मामला था वो कौम के सामने रहा। लेकिन ख़ास तौर पे इसमें जो एक धचका लगा ना मुल्क की साख को, यानी कौमी मईशत को जो धचका लगा, वो एक अलग पहलू था। तो इस हवाले से ही हुक्मरान तबके का एक सोच थी, एक ख्याल था कि अगर ये धरना तहरीक ना होती तो शायद हम तरक्की की मनाजिल तय कर पाते। जिस तरह चाइना के सदर का एक विजिट मनसूख हुआ था, वो बाद में अगर साल बाद हो गया, तो उसका अगर पहले उसी वक्त हो जाता तो कुछ और एडवांटेज होते। पहले इंडिया ना जाता, इधर आ जाता चाइना के सदर, वहाँ जो मुआहदे किए उसकी शायद इतनी नौबत ना आती। मतलब बहुत सारे नुकसान भी हो गए। लेकिन बहैसियत साफ़ी इस रिपोर्ट के हवाले से आपकी राय में जानना चाहूँगा। हाँ, बात यही है ना कि अब हम रिपोर्ट पर आते हैं। रिपोर्ट चूंकि आ गई, मैं इस रिपोर्ट को किसी की फतह, किसी की नाकामी नहीं समझता। ये इंसाफ की फतह है, असूलों की फतह है। इसमें अकेला इमरान नहीं गया था कमीशन के रूबरू, धांधलियों के इल्जामात की तहकीकात के लिए दूसरी पार्टियां भी शामिल थी। पीपुल्स पार्टी थी, 20 से ज्यादा जमात इस्लामी थी, ANP थी, खुद रूलिंग पार्टी मुस्लिम लीग नून है, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा, रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले राना अरशद साहब भी हैं कदर कलामी की बात, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आसिफ साहब ने फरमाया कि ये किसी की फतह, किसी की शिकस्त नहीं है। आप समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है और ऐसा ही होना चाहिए, गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए मुस्लिम लीग कानून के जो अरकान हैं। अब पूरे मुल्क में फ़हम तफ़हीम की सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए, और खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर भी आपका मैं रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपके अदारे का, और आज डॉक्टर मजीद निज़ामी साहब की पहली बरसी मनाई गई है। मैं समझता हूँ कि वो फ़हम फरासत के मालक थे, और अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। वो आज भी जिंदा हैं, बिल्कुल सही, और उनका मिशन जिंदा है। आसिफ साहब ने जो बात की, मैं फुली तौर पर इंडोर्स करता हूँ। सही, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ना किसी की फतह ना शिकस्त है, बिल्कुल ये आइन की बालादस्ती, 19 करोड़ अवाम का जो वोट की उन्होंने राय दी थी, उसके तकद्दस को देखते हुए ये एक फैसला आया है। और जुडिशियल कमीशन बाख्तियार था, वहां पर हमने अंडरटेकन दी हुई थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रोविंस ऑफ पंजाब,
वो हमें फारग कर सकते थे, लेकिन 11 मई 2013 का जो इलेक्शन है, जब ये कंडक्ट होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के किसी अहदेदार के पास कोई ऑफिस नहीं था। सदर कौन थे? आसफ अली जरदारी साहब, ठीक, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कैनी साहब, ठीक। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस फखरू भाई थे, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब ने एंडोर्स किया था। और उसके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और नजम सेठी साहब पंजाब में लगे थे, ऑन रिकॉर्ड मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी से लेकर एक पटवारी और क्लर्क तक भी तमाम तब्दीलियां हुई अमली तौर पर। और अगर नहीं तब्दीलियां हुई तो हाँ, जो मियां नवाज साहब के अगेंस्ट हमारे पीटीए की कैंडिडेट थी डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा, उनका भाई कैप्टन आरफ नदीम साहब जो है, उनको तब्दील नहीं किया गया था। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन के नतीजे में ही इमरान खान साहब को 34 NA की सीटें मिलती हैं, ठीक, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट मिलती है। सही। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमसे आज तक भी नाराज हैं। हमने उनको कहा था कि जो मैंडेट इमरान खान साहब को मिला है कि वो अक्सरियत के साथ जीते हैं, उनका हक है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने 1.5 साल जो कुछ हमारे साथ हुआ, मैं समझता हूं कि हमें जाती तौर पर उसका कोई नुकसान हो या ना हो, मुल्क को नुकसान हुआ। और अरबों डॉलर जो इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान जो डैमेज हुआ है, जो वासी साहब ने बात की कि 2014 सितंबर में प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने आना था, जब वो रास्ता रोका गया और उनके सफीर की मुलाकात होने के बावजूद जब उनको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरेंस ना मिली, देन वो इंडिया जाते हैं। इस सवाल का मैं जरा जवाब ले लूं। आधा मिनट। इमरान खान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। जैसे मियां नवाज साहब बनी गाला खुद जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता तफजात थे तो बनी गाला इमरान खान साहब खुद फरमाते। उस वक्त उन्होंने वो 2 ही बातें की थी जो इंटरनल थी, एक वो रोड वाली, एक वो आबादी वाली। तो चंद दिन बाद में कौन सा ऐसी तब्दीली आई कि इतना बड़ा स्टेप, और जश्न आजादी को हमने जश्न तब्दील किया। और आज जो मियां नवाज साहब ने स्पीच की है परसों जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद, उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ हम उसको भुला देना चाहते हैं, हम मुल्क को खुशहाली के लिए हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, और हम उनको उनकी प्रपोजलें, उनकी सजेशनों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट। मैं अब पीटीआई का मौके पे ले लूं। सानिया साहबा, आप फरमाइएगा, जिस तरह से सईद आसिफ साहब ने बात की, राना साहब ने बात की कि पीटीआई ने गुज़श्ता साल जश्न आज़ादी को जश्न एहतजाज में तब्दील किया, फिर चीन के सदर का दौरा मुलतवी हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, एहतजाज की सियासत की गई, कंटेनर की सियासत की गई, और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त भी कौम से खिताब किया था जब ये रैली करनी थी 12 अगस्त को 2014 को, उस वक्त क्यों नहीं माना गया जुडिशल कमीशन का मुतालबा, और फिर एहतजाज के बाद जुडिशल कमीशन का मामला सामने आया, फिर उसकी तहकीकात हुई 85 दिन में, और अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। क्या मौक़िफ़ है आप पीटीआई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम साहब, सबसे पहले तो ये मैं डिसएग्री करूंगी मेरे दोनों मोहतरम भाइयों की बात से कि इसमें किसी की फतह नहीं थी और किसी की हार नहीं थी। यहाँ पर स्टेटस को की फतह हुई है, और यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम 18 करोड़ अवाम की एक मतलब एक मायूस कुन हालत एक आ गई है कि अवाम जो है वो अपनी मर्जी का एक वोट नहीं डाल सकती है। जुडिशल कमीशन का जो भी फैसला आया, हमने पहले दिन से कहा हुआ था, क्योंकि हमारी फतह उस वक्त हो गई थी कि जब ये जुडिशल कमीशन बन गया था, इसको बनाने में ही हमारी फतह थी, और हमें पता था कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें पता था कि हमारा ही कसूर निकलेगा। ये बात तो हमें पहले दिन से ही मालूम थी। लेकिन आज बच्चे को, पाकिस्तान के हर घर में हर बंदे को पता है कि फॉर्म नंबर 15 होता क्या है। अगले जो भी इलेक्शन आएंगे हमारे, उसमें धांधली करना तमाम पार्टीज के लिए इतना आसान नहीं होगा। और देखिए एहतिशाम साहब, यहाँ पे मैं एक बात और करूंगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जो अदारों की मजबूती की बात करती है। पुलिस एक्सपोज्ड है, हेल्थ एंड एजुकेशन इस मुल्क में एक्सपोज्ड है। कौन सा इदारा है जहां पे जो एक्सपोज्ड नहीं है? वो है इलेक्शन कमीशन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस इदारे को एक्सपोज कर दिया है कि ये फंक्शनल नहीं है। जो जिस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस और होते आ रहे हैं पिछले सालों से, ये चीजें एक्सपोज होकर आ गई हैं कि ये फेयर एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। कमीशन की तो रिपोर्ट सामने आ चुकी है सारे साहब, और उनका ये कहना था कि धांधली हुई,
मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। मेरे भाई, मैं इस कौम से कहना चाहूंगी, धांधली हमेशा ही मुनज़्ज़म होती है और साजिशें हमेशा ही खतरनाक होती हैं। ये चीजों को कहना कि धांधली तो हुई लेकिन मुनज़्ज़म नहीं हुई, किसके हक में धांधली हुई? चले आप यही देख लेना कि किस तरह हुआ। आरओज का रोल देख लीजिए। और सेकेंडली यहाँ कहा गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी। नजम सेठी साहब ने ऑन ओथ कहा कि लास्ट 10 days एवरीबडी वाज रिपोर्टिंग टू मॉडल टाउन। शहबाज शरीफ साहब को वो रिपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे किस तरह हम कह सकते हैं कि जी जो आरओज का रिएक्शन था और सारे नहीं, लेकिन रिपोर्ट ही कह रही है, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि धांधली हुई, पीटीआई साबित नहीं कर। मैं जरा नून लीग का मौके पे ले लूं जी। मुनज़्ज़म धांधली, गैर मुनज़्ज़म धांधली क्या होती है? जिनको साबित करना जरा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको साबित करना मुश्किल होता है। गुजारिश ये है, मैं इंतहाई मादर से अर्ज करना चाहता हूँ कि जब खान साहब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा 35 पंक्चर, तो मैं कहता कोई एक ही पंक्चर वहां पर ले जाते, एक पंक्चर भी साबित होता तो लिहाजा मेहरबानी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जुडिशरी और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस पर खान साहब ने खुद कंटेनर में कहा था कि आप रेफरी की उंगली भी उठेगी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी मर्जी के वो भी आ गए हैं। सही। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी डिस्प्यूटेड करने की कोशिश की गई। आज अगर वो राय देते हैं, अगर तो वो सुबह पंजाब में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दे, डायरेक्शन दे, फिर फैसला ठीक है। और अगर वो कहें कि खैबर पख्तूनख्वा का भी चीफ मिनिस्टर उसी इलेक्शन कमीशन का हिस्सा के तौर पर ही सामने आया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही था, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को चाहिए कि अब वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। और जब 8 महीने हमारे मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल मेंबर असेंबली में नहीं गए, तो फिर तनख्वाहें भी ले जाते हैं और फिर डीजे भट्ट को इंसाफ नहीं मिलता। पैसे दे दिए हमने, डीजे भट्ट को आज क्लियर हो गया है, चेक दे दिया गया। आज हुआ ना, कितना कुछ हुआ। अब मैं आपकी वजह चाहूंगा कि वो जो वो टेंटो वाले हैं 65 लाख जो है, उनके भी जाने चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब हमारे अभी तक नहीं दिए गए, वो भी आप मेंशन कर दें। डीजे भट्ट के पैसे तो हमने दे दिए, करता हूं बैंड वालों के नहीं दिए, बैंड वालों के भी मिल जाएंगे। देखिए कौन देगा? और वो 25 लोग जो इस एहतजाजी तहरीक में जिनके बेटे अपने बाप भाई से महरूम हो गए, 25 जानों का जिम्मेदार कौन है? और 8 जाने जब मुल्तान में धक्के मार मार कर ऊपर से नीचे, कौन आपका वीडियो दिखा रहा था, वो एक एक्सीडेंट था और वो गैर इंतजामी तरीके से हुआ, जिसके जिम्मेदार वहां की पुलिस और वहां की सिक्योरिटी और वहां की नून लीग थी। जी एक मिनट जी। अब बात ये है, हमारी शहादत है और उस पे भी इल्जाम हमारे पे ही लगाया जा रहा है। साहब की बात सुन लें सानिया साहब। बात ये है, अगर हमारी मर्जी का फैसला आए तो जुडिशियल कमीशन भी ठीक है। हमारी मर्जी, अगर हमारी मर्जी के खिलाफ बात आए, मैं ना मानूं। अब मैं मुझे एक ब्रेक पर जा रहे हैं, 63 साल हो चुके हैं, वो बड़े सीनियर हो चुके हैं। मैं उनसे तकाजा करता हूं कि वो सीनियर पॉलिटिकल पर्सन का रोल प्ले करते हुए एक पॉजिटिव अपना रोल प्ले करें। मुझे एक ब्रेक पर जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो सईद आसिफ साहब से मैं पूछूंगा, जो दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने गुफ्तगू की है कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं, और अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं तो फिर तहरीक इंसाफ अभी तक मुतमईन क्यों नहीं है? हमारे साथ रहिएगा। वक्त स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वैसे सानिया कामरान साहिबा, राना अरशद साहब और सईद आसिफ साहब भी तशरीफ फरमाए। सईद आसिफ साहब, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, आप समझते हैं कि जो क्वेश्चन रेज हुआ है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए? देखिए एहतशाम साहब, मेरी दुआ है कि काश इस मुल्क में अपनी अनाओं को तज देने, अपने मुफादात पर सियासत ना करने और इंसाफ और कानून की हुक्मरानी और अमलदारी के लिए जद्दोजहद करने का कल्चर फ़रोग पा जाए, जो बदकिस्मती से अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इतना कुछ सियासतदानों ने यानी कि जो जमहूरी हुकूमतें उन पर शब खून की सूरत में नुकसानात भी उठाए, लेकिन लगता ऐसे है कि माजी की गलतियों से सबक सीखने का कल्चर भी अभी परवान नहीं चढ़ पाया। अच्छा, माजी की गलतियों की बात करें, खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि 1970 के बाद से कोई इलेक्शन भी फेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर फेयर होते तो पाकिस्तान ना टूटता, वो भी डिबेटेबल है, अगरचे उस पर फ्री एंड फेयर का लेबल लगा, लेकिन उसी इलेक्शन के नतीजे में मुल्क 2 लाख हुआ था ना। तो बहरहाल ये बातें
इस वक्त आप चूंकि बात कर रहे हैं एक ये जो इंक्वायरी कमीशन है, ये जुडिशियल कमीशन नहीं है, इसकी इंक्वायरी कमीशन था, ठीक, इंक्वायरी कमीशन की जुडिशियल कमीशन होता तो ये फैसला इसका इंडोर्स हो जाता, रिपोर्ट की सूरत में ना जाता, फैसले की शक्ल में जाता, अदालती फैसले की शक्ल में। तो अगर आप देखिए इस कमीशन में कौन कौन से फाजल जज शरीक थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया गया, इसमें 2 फाजल जज सुप्रीम कोर्ट के और उनके शरीक थे, 3 रुकनी बेंच। ठीक, तो अगर इस कमीशन की रिपोर्ट पर भी डिसफेथ शो किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है, ये मेन मेख निकाली जा रही है कि इससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, इससे किसी की साइड खान साहब फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन ने काम अधूरा छोड़ दिया है। हाँ, ये अब मैंने खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, अब उसमें भी देखिए ये तुरफा तमाशा देखिए कि खान साहब कमीशन में से जो अपने हक में जो नुकात उन्होंने निकाले, यानी इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के हवाले से, अपनी जगह पे ठीक है ना वो नुकात, लेकिन उनका मलबा केयर टेकर्स पर डालने की बजाय, इलेक्शन कमीशन पर डालने की बजाय, उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी उस पर डालने की बजाय, उस वक्त जो मुक्तदर हल्के थे उन पर डालने की बजाय नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर डाल रहे हैं, जिसका कोई अमल दखल ही नहीं था उस वक्त। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये ऐसी सूरत हाल वो एक ज़रबुल मिसल है कि खेलन को मांगे चांद, ये अनोखे लाडले वाली ये बातें जो है ना, ये इस कल्चर से अब मेरा ख्याल जब तक नहीं निकलेगी, मैं पहले सानिया साहब का मैं जवाब लूं, फिर राना साहब की तरफ आता हूं। अनोखे लाडले वाले कल्चर से निकलना होगा और इदारों के इस्तेकाम के लिए इदारों के फैसलों को भी तस्लीम करना होगा। सानिया साहब देखिए, यही बात मैंने पहले भी की कि जब तक इदारे कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, अवाम जब तक इदारों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेगी, अवाम को जब तक एतबार नहीं होगा कि भाई जो भी फैसला हो रहा है वो दुरुस्त होगा, तो अवाम तो किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ कैसे अधूरा छोड़ दिया। ये जज करने वाले अवाम नहीं है कि ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, ये कानून और आइन के तकाजे के तहत अवाम ने तस्लीम करना है उस फैसले को। अगर एक फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उसको आप कहें कि ये तो फैसला सर, ये बात तो पीएमएलएन पे होती है ना, कितनी दफा जुडिशल कमीशंस बने हैं और हमेशा देखिए, अच्छा किसी अदालत की कोई वर्त नहीं जी, यहाँ पे मुझे आप प्लीज काम अधूरा कैसे छोड़ दिया, ये भी ये सवाल मुझे आप मौका दें प्लीज। 21 जमातें थी जिन्होंने कहा कि धांधली हुई, एंड में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जो पीएमएलएन के अगेंस्ट खड़ी हुई और मुकाबला किया, जुडिशल कमीशन बनाया, बहुत लंबी जस्तजू की, और जब रिपोर्ट आई तो सीधा पीएम के साथ पहले पहुंच जाती है और हमारे पास पहुंचती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो रिपोर्ट होती ही नहीं है। तो और बाद में जब हमने रिक्वेस्ट की और उसको पब्लिक जब देखा जाता है कि ये उनके हक में है तो वो पब्लिक हो जाती है। इससे पहले कोई रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम उम्मीद करते हैं अगर ये इदारे और जुडिशल कमीशन इतने इफेक्टिव और इतना सब कुछ है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मॉडल टाउन केस जो है, जो मॉडल टाउन में इतनी शहादतें हुई, उनका केस भी इसी तरह पब्लिक किया जाए और वो जल्द से जल्द खोला जाए और उसकी कॉपी भी सबके सामने मिले। इसका जवाब तो राना साहब देंगे। जी, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास ये रिपोर्ट क्यों गई और फिर तहरीक इंसाफ को दरखास्त देना पड़ी? जब दरखास्त दी तो फिर वेबसाइट पे आ रही, बहुत जल्दी ये उस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हिस्सा था। रिपोर्ट जो है ना वो उन्होंने हुकूमत को भेजा, शाम साहब और को नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो टीआर तय हुए थे वो अगर ये बात पीटीए वाले कहते कि पहले हमें रिपोर्ट मिलनी चाहिए तो हम वो भी इकट्ठा मिलनी चाहिए थी। नहीं, जो लिखा था ना अल्टीमेटली कमिश्नर रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी थी। टीओआर में क्या था कि पहले हुकूमत के पास जाएगी? सर, वो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो भी फैसला आना है किसी अथॉरिटी को देना है ना, और उसके बाद जब वो उन्होंने फैसला पहले दिन सुनाया तो वो ब्रेकिंग न्यूज सबके लिए एक जैसी थी, उसके बाद ही गया ना। अब मैं ये करना चाहता हूँ 300 सफात पर फैसला आया है और 45 दिन की बजाय वो 86 दिन उसकी प्रोसीडिंग होती रही। 21 पार्टियों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया और जो मोहतरम अपना इमरान खान साहब इल्जाम लगाते रहे कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके बाद प्री प्लान रेगिंग हुई, तो उसके सबूत भी भाई इन्होंने देने थे ना। चोरी इफ्तिखार के खिलाफ बातें तो बहुत हुई, उनका नाम किसने लिया? नजम सेठी का नाम किसने लिया? वो 35 पंक्चर कहां गए? अदालत कमीशन में वो चौधरी साहब ने इलेक्शन धांधली पर खुद सो मोटो नहीं लिया, वो टमाटर की कीमतों पर सो मोटो लेते रहे, लेकिन धांधली पर नहीं लिया उन्होंने। भाई सो मोटो एक्शन ले या ना ले, अगर तो किसी की मर्जी का फैसला कर दें तो वो बहुत खुश है। लेकिन इमरान खान साहब ये खुद क्यों नहीं कहते कि इस इलेक्शन के नतीजे में खुद एमएनए बनते हैं और वो सेनेट के इलेक्शन में अपने एमएनए को वोट नहीं डालने देते,
लेकिन इसी इलेक्शन के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के जो एमपी है वो सेनेट में भी इलेक्शन लेते हैं। खान साहब ने ये दो तरफा देखना, जो उनका जो वो अपना राय मसलत करना चाहते हैं, ये दो अमली अब आवाम बर्दाश्त करने से कासर है। अगर सुने ना, अच्छा ये दो अमली है, सानिया साहब से इस दो अमली का जवाब लें, फिर ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि खान साहब ने जो फरमाया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आधा मिनट देते। आप कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले अगर चित्राल में सैलाब आता है तो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब खुद जाते हैं परवेज खटक साहब को लेकर चित्राल में, वहां कोई सियासी बात नहीं की, चीफ मिनिस्टर है ना, सैलाब पर तो सियासत वैसे भी होनी नहीं चाहिए। हम उनको ऑन करते हैं और साथ जाकर वहां पर आवाम को मिलते हैं, वहां पर 50 करोड़ इमदाद भी देते हैं, जो जरिए उनके कर्जे थे वो माफ भी करते हैं, और इसके बावजूद कहते हैं कि जो भी नुकसान और होगा हम ये बात थोड़ा सी दो निकल गई है। लेकिन सईद आसिफ साहब, जो खान साहब ने आज स्टेटमेंट दी है कि माफी मैं क्यों मांगू, माफी तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मांगनी चाहिए। यही मैं अर्ज कर रहा था ना कि अब देखिए, एक तरफ मोहतरमा ने भी ये कहा कि अगर एक फैसला उनके हक में आ गया, हुकूमत के हक में, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर ये फैसला हुकूमत के हक में है तो फिर इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब से मुस्ताफ़ी होने का तकाजा किस बुनियाद पे कर रहे हैं? ठीक है ना, यही मैं पहले अर्ज कर रहा था ना कि जो जिन गलतियों को यानी कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया, जिन बेज़ाब्तगियों को, वो बेज़ाब्तगियां बिलाशुबा उस वक्त जो केयर टेकर थी, ये कहा गया कि बेज़ाब्तियां हुई हैं, इलेक्शन कमीशन की गैर मुनज़्ज़म धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया है कि ये बेज़ाब्तियां थी, अगले दिन ही उस रिपोर्ट पर जो तबसरा था। अब बात ये है कि बेज़ाब्तगी अपनी जगह पे की किसने सही करने की किसने किसने, ये सवाल है। अच्छा चलें, आप जवाब दे रहा था कि किसने की वो गैर मुनज़्ज़म धांधली जो वो किसने की, किसने करवाई? देखिए बात ये है कि हर इलेक्शन में इसका जवाब मुझे भी चाहिए, कोई इलेक्शन धांधली से मुबर्रा नहीं, कोई इलेक्शन। अब 70 के इलेक्शन की बात हुई, वो उसको हम छोड़ देते हैं, वो और मामला है। कोई इलेक्शन धांधली से मुबर्रा नहीं। सही साहब, कराची का हम बड़ा जिक्र करते रहे हैं, माजी में नून लीग के भी बयान आते रहे हैं कि कराची में किस तरह से मैंडेट चोरी किया जाता है, क्लैश एंड कोफ के जरिए से वोट डलवाए जाते हैं, उसका भी तो जिक्र होना चाहिए था। जमात इस्लामी भी फरीक थी, उन्होंने बहुत सारे सबूत भी पेश किए थे जुडिशल कमीशन के रूप में। आप अगर एनालिसिस करें, हर हल्के का एनालिसिस करें, तो हल्का वाइज जो है ना, वो आपको धांधलियां मिलेंगी। उसमें जो कुछ ग्रुप्स होते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले, उनके सपोर्टर्स, उनकी अपनी अपनी जो है हिकमत अमली होती है धांधली की, ठीक है ना। इसको हम मुनज़्ज़म धांधली इसलिए नहीं कह सकते। मुनज़्ज़म धांधली तो ये हुई ना कि हुकूमत ने खुद किसी को हरवाने के लिए की है, ठीक है ना। ये तो साबित नहीं हो सका इस इंक्वायरी ट्रिब्यूनल। लेकिन जो कन टूटे होते हैं इलेक्शन के दिनों में, जो बड़े मंजर यहाँ पर आए हैं, जिनके हाथों में पिस्टल भी होता है, वो आरओस को भी अपने अंडर कर लेते हैं, वो जाके पोलिंग स्टेशन पर भी काबिज होते हैं, उसका कौन पूछेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? इस कल्चर से निजात दिलाने के लिए अब जो है ना, कल्चर तब्दील करने की जरूरत है। हमारे मोहतरम भाई जो है कमेंट करें कि नजम सेठी साहब ने जो चीज कही कि लास्ट 10 डेज ही वाज नॉट इन चार्ज, उसका मुझे एक्सप्लेनेशन बस चाहिए। आप मुझे ये बता दें कि जब 10 दिन पहले एक चीज डिक्लेयर हो गई थी तो इस्तेजाज करने से किसने रोका था, किसने रोड पे आने से रोका था, और ये चीज इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? नहीं, मैं पूछूं कि इंचार्ज कौन था उन 10 दिनों में, इंचार्ज कौन था? और नजम सेठी साहब ने ये भी अपने एक इंटरव्यू में फरमाया था कि जब उन्हें अंदाजा हो रहा था कि नून लीग को अक्सरियत मिलेगी और फिर तमाम अफसरान जो है वो उन्हीं तरफ जा रहे थे और उनका किबला जो है वो रायबंड की तरफ हो गया था। मेरी बात सुने ना, नजम सेठी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, अब उनसे ये अपना उनसे पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर हाउस में तो नजम सेठी साहब थे, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे हमारे दौर में वो तो फर्क कर दिए गए थे, जो इन्होंने खास जाहिर किया था वो लगे हुए थे ना। अब बात ये है कि इलेक्शन डे को कंडक्ट किसने करवाया? आईजी आकर हम ड्यूटियां लगा रहे थे, और आपको पता है कि पोलिंग डे में जिस तरह मियां शबाशी साहब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं और वहां हुटन की गई और जिस तरह उनको मतलब डिग्रेड करने की कोशिश की गई, मैं वो चीजें। अच्छा, एक सवाल के जवाब दे। खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया कि गर्दनों में सरिया नहीं आना चाहिए, क्या नून लीग के एमएनए एमपीएस की गर्दनों में सरिया आएगा इस रिपोर्ट के बाद? शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह सरिया ना पहले आया है ना आएगा, और अगर सरिया लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की थी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के फोरम पर खड़ी हुई थी नून लीग के शाना बशाना, तो फिर एतजाज अहसन साहब की तकरीर भी आपको याद होगी, था कि ये जो अगली सीटों पर बैठे हुए हैं इनकी गर्दनों में सरिया है। नवाज शरीफ साहब पिछली सीटों वालों की तरफ भी देखें। इत्तेशाम साहब, एतजाज अहसन साहब हमारे भाई हैं,
लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका जवाब देने के लिए चलो निसार अली खान साहब मौजूद थे, लेकिन हम समझते हैं सब चीजों को। गुजारिश ये है, मतलब गुरूर नहीं करेंगे, तकब्बुर नहीं करेंगे, बल्कि अब मुल्क को मफाद के लिए आप सब मिलकर आगे चलेंगे। देखना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों फैसला आने के बावजूद जो स्पीच की है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अमली तौर पर अगर सिंध में चीफ मिनिस्टर कैमल शायद तो प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जाते हैं, उनकी क्यादत में वहां पर कमेटी बनाई हुई है और ऑपरेशन जो कराची में हो रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब उनको प्रपोजल देते हैं और हम वहां पर भी फंड देते हैं। अब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने जो 1.5 साल कौम का जाया किया, अच्छा इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, तलीमी इदारे बंद हुए, 40,000 पुलिस मुलाजिम 4 महीने इस्लामाबाद में ठहरे रहे, अरबों रुपए उन पर अखराजात गवर्नमेंट के आए। मैं ये बताना चाहता हूं, अच्छा ये सवाल आपका है, बिल्कुल राइट सवाल है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पे जाने के बाद जब वापस आएंगे सानिया कारवान साहिबा से पूछेंगे कि धरना किसके इशारे पर दिया गया, जो कौम का नुकसान हुआ उसका अजारा कौन करेगा। हमारे साथ रहिएगा। वक्त स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से कबल एक सवाल रेज किया था राना साहब ने कि पीटीआई बताए कि वो किसके इशारे पर धरना देने के लिए निकले थे गुज़श्ता साल अगस्त में, और जो नुकसानात हुए हैं माजी में उसका अजाला कौन करेगा। तो सानिया कामरान साहिबा पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सानिया साहिबा क्या कहेंगी, किसके इशारे पर धरना हुआ? अब तो एमकेएम भी कह रही है कि तहकीकात होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आया पीटीआई के पास धरने के लिए। बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल तैयार हैं, जिसने भी तहकीकात करनी है तहकीकात करें। मैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक छोटी सी वर्कर हूँ, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं पार्टी फंड देती हूँ, मैं अपने पार्टी को चलाती हूँ। और दूसरी बात ये कि किसके इशारे पे ये किया गया, तो देखिए सबसे बड़ा एम्पायर और सबसे बड़ी जो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है वो है अवाम। इस मुल्क की अवाम, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी लेकिन आपके मुखालफिन तो ये कहते हैं कि लंदन में प्लान बना, फिर सियासी कदम मिल गए, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें अंपायर की उंगली भी खड़ी नहीं हुई, ये सारे इल्जामात हैं। देखिए मुझे क्लियर करने दें, इस चीज में कोई सदाकत नहीं है। अंपायर की उंगली खान साहब ने इसलिए कह देते हैं, खान साहब की सारी जिंदगी जो है वो क्रिकेट से वाबस्ता रही है, तो उनकी बात करने के अंदाज में हमेशा क्रिकेट का कोई ना कोई पहलू होता है। अवाम उंगली खड़ा करने का मकसद अवाम थी कि अवाम का जो सबर और उसका जो एक लिहाज जो एक खत्म हो गया। जिस तरह अब देख लें आप, 2 दिन से कितनी खामोशी है। आप मुझे बताएं, जब से ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है कितनी खामोशी है। एकदम से जो अवाम है वो एक मायूस हो गई है हर इदारे से। अच्छा, कोई इदारा भी जो है वो कर नहीं सकता, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे एक मॉडल अयान अली को हम सजा नहीं दे सकते, तो हम तो बड़ी बड़ी स्टेटस को की लोगों को पकड़ने चले, तो हमारी जदोजहद जो है वो इतनी आसान नहीं है। मतलब आप एतराज करिए पाकिस्तान की अदलिया पर, अदलिया से आप मुतमईन नहीं है? देखिए मैं यहाँ कहती हूँ कि हमारा पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हर अदारे पे, हर पर्सनालिटी पे, हर चीज पे। पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है तो वहां पे स्टेटस को का इफेक्ट होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इदारे काम नहीं कर सकते। अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए फिलहाल तो हम इस जुडिशल कमीशन के जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। खान साहब ने बड़ा क्लियर अपना कहा है, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आगे भी हम लोग बताएंगे, और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आने वाले इलेक्शन के जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें इस्लाहात की जाएं। हम पार्लियामेंट में भी वो चीज़ें करेंगे। अच्छा, और खान साहब आप पार्लियामेंट में जाएंगे, जैसा कि वो पहले कहते रहे कि जब तक फैसला नहीं आएगा मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, अब फैसला आ गया, क्या अब पार्लियामेंट में जाएंगे खान साहब? पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो इंतखाबी इस्लाहात का अब अमल होना है अहम हिस्सा है। अब वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा कि आए पार्लियामानी कमेटियों के अंदर बैठें और मुल्क को आगे लेकर चलें। देखिए यहाँ पे ड्यूल गेम खेली जाती है। जब हम लोग धरना दे रहे थे तब भी हमें बुलाया गया कि जी आप पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आए। जब हम पार्लियामेंट में गए तो आपने ख्वाजा साद रफीक की वो देखी होगी, आपने क्या उन्होंने कहा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मतलब ये कोई बातें थी करने वाली। एक तरफ आप वेलकम कर रहे हैं ख्वाजा साहब से, एक तरफ आप हमें बुलाते हैं और एक तरफ अब हमें फिर कहा जा रहा है कि जी आए हम मिल बैठ के मुल्क की तरक्की के लिए सोचते हैं। आप तो नहीं कहेंगे पीटीआई को ख्वाजा आसिफ साहब की कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, या फिर अब मिलजुल कर आगे चलेंगे, गर्दन में सरिया नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सरिया है ही नहीं। गुजारिश ये है कि जब 4.5 महीने आपके घर के बाहर पार्लियामेंट के गेट के ऊपर जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था ओए नवाज शरीफ पार्लियामेंट में बैठे हुए डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, अवाम का मैंडेट चुराया गया, मैं अर्ज करना चाहता हूं
कि वो पार्लियामेंट का सबर तहम्मुल मिसाली है। लेकिन जमहूरी अमल का हिस्सा तो है। देखिए लॉन्ग मार्च तो नवाज शरीफ साहब ने भी किया था और लॉन्ग मार्च के नतीजे में जुडिशल अदलिया बहाल हुई थी, हमने लॉन्ग मार्च किया था अदलिया की बहाली के लिए। अदलिया पर अटैक का इल्जाम तो आप पर भी आता है। नहीं, मैं अर्ज करता ना, जो मेरा पॉइंट है, हमने अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया था, मॉडल टाउन से निकले थे, जिस तरह इंतजामिया ने रोका, तो हम तो जब मरीज के पहुंचते हैं हम रोक गए थे कि अदलिया की बहाली है। उस वक्त हमारी पंजाब में गवर्नमेंट जो थी, गवर्नर राज लगा हुआ था, हम वापस आ गए थे, हमने रोड ब्लॉक नहीं किए थे। और आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने भी हमारे साथ ऐलान किया हुआ था, लेकिन वो आपको पता ही है कि वो कहां थे और किधर से आपका मीडिया दिखा रहा था। ठीक है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, हम अपोजिशन हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब अगर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है, अब नवाज शरीफ साहब दावत देंगे कि आएं, क्यों नहीं मुलाकात करें? मेरी बात सुने ना, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद खुद बली गला जाते हैं और इमरान खान साहब उनको गले लगाते हैं। जब एपीसी हम करते हैं दहशतगर्दी पर, इमरान खान साहब के तहफ्फुज़ात को मद्देनजर रखा जाता है और इमरान खान साहब ने पेशावर के बाद अपना धरना खत्म कर दिया, साना पेशावर के बाद। ठीक, तालिबान के साथ जो डायलॉग के लिए कमेटी बनती है वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर बनाई जाती है। रुस्तम अली शाह साहब जो फ्रंटियर से हैं, वो उनके ओहदेदार हैं। और उसके बाद हमने जब ज़र्ब आज़म शुरू किया 16 जून 2014 को, उसके बाद इमरान खान साहब को पता नहीं क्या परेशानी हुई, डे बाय डे रियली उनका मिजाज खराब होता गया। तमाम तार तसलियां देने के बावजूद वो पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से ये केस हैंडल कर सकते थे। ये माजी है, अब माजी है, उसको हम एनालाइज तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि अजाला कौन करेगा? माजी रिफॉर्म्स कमेटी बनाई जिसमें 3 मेंबर खान साहब ने खुद दिए, शीरी मजारी साहबा, शफकत हुसैन और आरिफ अलवी साहब। 3 मीटिंगें अटेंड की, आज भी वो कमेटी मौजूद है, उसमें आकर इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। मैं सईद आसिफ साहब से भी माहिराना राय लेना चाहूंगा। मैं करना चाहता हूं, 8 महीने असेंबली से बाहर रहने के बावजूद इमरान खान साहब आए हैं, लेकिन उसके बाद जब से कमीशन बना, आप देख लें कि वो अजलास में कितना जाते हैं। हम उनके मशकूर हैं कि वो असेंबलियों में गए, लेकिन अब वो कंटिन्यूटी अपना प्रोसेस जारी रखे और अपना रोल प्ले करें, अपना किरदार अदा करें। आज जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जो पाकिस्तान के रिजर्व में इजाफा हुआ है, $18 बिलियन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। लेकिन IMF के कहने पर आज गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, फिर मोबाइल पर और टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। ये इस तरह के जो इकदाम है जिन्हें हम अवाम दुश्मन कहते हैं, वो भी तो हो रहे हैं इस हुकूमत की तरफ से। भारत के खिलाफ भी तो आप बोलते नहीं हैं, कश्मीर के ऊपर बात नहीं करते, अली गिलानी साहब आपके डिनर में नहीं जाते, आप ईद मिलाद पार्टी में नहीं आते, उनको एतमाद में क्यों नहीं लेते? किसने कह दिया? ये मियां नवाज साहब हैं जो यूएन में जाकर कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है में मुंह क्यों चुप हो जाता है फिर? भाई किसने आपको कहा? ये मियां नवाज शरीफ जाकर बात करते हैं और सार कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी से उन्होंने हैंडशेक भी नहीं किया। अभी आमों की पेटियां भिजवा दी, उधर से उन्होंने लाशें देना शुरू कर दी, उन्होंने गोले मारने शुरू कर दी। आमों की पेटियां अब अगर हम ये कहें कि परवेज मुशर्रफ साहब ने परमानेंट पाकिस्तान के जो बाढ़ लगा दी, वो किसी को नजर नहीं आई, और जो तजारत शुरू की जिससे पाकिस्तान को अरबों नुकसान आज तक हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने तो इंडिया के मुकाबले में 5 धमाकों के मुकाबले 6 धमाके किए। बिल्कुल 6 धमाके क्यों? नज़ामी साहब ने कहा था कि धमाके अगर धमाके ना किए तो आपको धमाका कर देंगे। क्या अभी वो वक्त आ गया है कि मियां साहब को अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, वरना कौम किसी और धमाका करने के लिए भी तैयार है किसी का? अरशद साहब बहुत जज्बाती अंदाज में अपनी पार्टी डिफेंड कर रहे हैं, उनका हक है, मोहतरमा का भी हक है कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करें। और जिस तरह उन्होंने इस तरह डिफेंड किया कि अपनी पार्टी से रिलेट जो अवाम है वो पूरे मुल्क के अवाम कंसिडर करके अवाम को मायूस दिखा दिया उन्होंने। हालांकि पीपल्स पार्टी के अपने अवाम है, मुस्लिम लीग नून के अपने अवाम है, ANP के अपने अवाम है, जमात इस्लामी के अपने अवाम है, हर एक की अपनी। ये सब पाकिस्तान के शहरी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। अब बात ये है, मसाइल तो सबके बराबर है ना, सबके सेम मसाइल हैं। बात ये है कि इस वक्त हमें किस चीज की जरूरत है? इंक्वायरी कमीशन का फैसला आ गया, 2 साल इन्होंने गुजार लिए। मेरा ख्याल है अब जमहूरियत और सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए बिल्कुल सही सारी पार्टियों को सर जोड़कर बैठना चाहिए। ये बात नहीं, अब बात जहां हुई लॉन्ग मार्च की, नवाज शरीफ साहब के लॉन्ग मार्च की, मैं समझता हूं कि वो भी अंपायर की उंगली थी जिसने वहां से लॉन्ग मार्च शुरू करवाया, फिर अंपायर की उंगली गुजरावाला तक अंपायर मौजूद रहता है हर वक्त। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि ये अंपायर की उंगली के इशारों पर नाचने का कल्चर जब तक हमारे इस मुआशरे पर मुसल्लत है, हुक्मरान जब तक इस उंगली पर नाचते रहेंगे,
यहाँ सिस्टम ये कल्चर कैसे खत्म होगा? ये इनका आपस का इत्तेफाक हो जाए। अब तामीरी किरदार अदा करे तहरीके साहब, अल्लाह के करम से अब दूसरी बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, मुल्क की दूसरी बड़ी जमात है, इस वक्त मैंडेट है उसके पास। अब संजीदा, आप समझते हैं कि संजीदा सियासत करनी चाहिए और जो कान में कुछ कह दिया जाए और वो फिर सियासत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुल्क और अवाम का सोचे, अवाम की सियासत करे, मुल्क के इस्तेकाम की सियासत करे। और खान साहब को भी पार्लियामेंट में आना चाहिए और रेगुलर आना चाहिए, कमेटियों का हिस्सा बनना चाहिए, इस्लाहत होनी चाहिए। मेरी अपोजिशन मुतकाजी है कि इमरान खान साहब अब असम्बलियों की जीनत बने, खुद भी बने, अपने अरकान को भी बनाए, वहां तामीरी सियासत करे, वहां हुकूमती खामियों को पॉइंट आउट करे, इनकी गर्दनों में सरिया ना आने दे। ठीक है ना? अगर ये अलग थलग होकर बैठ जाएंगे, ये कहेंगे कि हमें तो वहां ताने मिलते हैं इसलिए हम नहीं जाते, तो फिर ये क्या सियासत? सैलाब है, सैलाब में तबाही मचा दी है, हर साल सैलाब आते हैं, कालाबाग डैम का इशू है, तमाम सियासी जमातें बैठे ये मसला हल करें। मैंने पहले अर्ज किया कि अब नवाज शरीफ साहब उज़र घड़ा करते थे कि हमारे सामने तो इतने मसाइल है, ये धरना तहरीक है, ये है, ये रुकावटें, अब वो सारी रुकावटें, अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है ना, अब मजीद 3 साल तक वो करें अवाम की खिदमत। मुल्क की अवाम की इस्लाह का सोचे, बेहतरी का सोचे, तवानाई के बुहरान से निजात दिलाने का सोचे, दहशतगर्दी के खात्मे का सोचे, और रोटी रोजगार जो नामुमकिन बना दिया गया अवाम के लिए वो फराहम करने का सोचे। मिलजुल कर सियासतदानों को अपना किरदार, मिलजुल कर सियासतदानों को अपना अमल करना चाहिए। और खासतौर पर केपीके में आपकी गवर्नमेंट है, कौमी असम्बली में आपकी अच्छी वाजे वहाँ पर नुमाइंदगी भी है, तो अब वक्त नहीं आ गया कि अवाम के मसाइल हल किए जाएं? जी देखिए, बिल्कुल यही बात है कि कंटेनर के ऊपर से हमने जितनी भी आवाज़ें बुलंद की, अवाम की हकूक़ के लिए जो बातें की, उस पर रद्द अमल आया और उस पर हुकूमत ने नज़रसानी की। जैसे ही हमारा प्रेशर ख़त्म हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो धरने को बहुत सारा क्रेडिट जाता है। तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी कोई प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। अब फ्यूचर ये है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हमने एक्सेप्ट कर ली है। अब हम चाहते हैं कि हम अपना काम करें और हुकूमत जो है वो अपना काम करे, ये परफॉर्म करे, डिलीवर करे, और हमारा काम है अपोजिशन करना। हम अपोजिशन जारी रखेंगे, अवाम के मसाइल और उनकी आवाज हम बुलंद रखेंगे। सैलाब आया हुआ है, अवाम के मसाइल, अब देखें पूरा पंजाब भी डूबा हुआ है, सिंध भी डूबा हुआ है, जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक है, फिर चित्राल के अंदर बहुत तबाही हुई है, केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में भी आ रहा है, अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। तो आप नहीं समझते कि कालाबाग डैम के हवाले से केपीके की असम्बली करारदाद पास करे कि कालाबाग डैम बनाना चाहिए? खान साहब कहते तो हैं कि बनना चाहिए, और केपीके में अब इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारे हाथ में जो चीजें हैं, हमने 5-6 डैम्स वहां पे बनाए हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। कालाबाग डैम एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी तरफ से फंड की जो एक सिस्टम है वो बनता है, और जिस दिन संजीदगी से हुकूमत इस पे बातचीत शुरू करेगी पार्लियामेंट के अंदर, हम लोग उनके साथ देंगे। अवामी सियासत की तरफ अब आ जाए, इंतखाबी इस्लाहात भी होंगी, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर होंगी और कमेटीज के फ्लोर पर होंगी, लेकिन अब अवाम के मसाइल हल करना है, अवाम को सैलाब में डूबने से बचाना है। तो कालाबाग डैम के हवाले से इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट? श्याम साहब, 4 महीने पहले हमने पंजाब असम्बली में एक मुश्तरका रेजोल्यूशन पास की कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। रियली 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध दोनों असम्बलियों से रेजोल्यूशन पास होती है कि कालाबाग डैम हमारी लाशों से गुजर कर बनेगा। लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि बनना चाहिए। जी मैं अर्ज करता हूँ ना, अब बात यह है कि कालाबाग डैम ही पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस का हल है। हाइडल के जरिए जो बिजली बनेगी वो 2.25 और 2.5 रुपए यूनिट होगा, लेकिन अब कालाबाग, इमरान खान साहब ने परसों ये बयान दिया कि कालाबाग डैम बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा सा जरा बढ़कर मेहरबानी फरमाए और फिर फौरन ही अगले दिन वो बयान में थोड़ा सा रिवर्स भी आ जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि आज चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, आज पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बुलंद है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। जैसे आसिफ साहब ने कहा, अपोजिशन का हक है वो हमारे ऊपर तनकीद करें, अपनी शैडो कैबिनेट डिक्लेयर करें और पॉइंट टू पॉइंट हमारे तनकीद करें और हमें मजबूर करें। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम मुल्क के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा। देखो ना, साना पिशावर होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब वहां भी जाते हैं। अब एडीपी का देखें कि 100 रुपए हमने इस फंड में रखा है और जरब अजब के लिए 11% हमने डिफेंस बजट में इजाफा किया है। हम ये समझते हैं कि तो पूरा पाकिस्तान हालत जंग में है, हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे
पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब के पास भी है। वहां की अवाम देख रही है कि मैंडेट देने के बाद उनके साथ क्या गुजर रही है। मेहरबानी करें अपना रोल प्ले करें। और वो शैडो कैबिनेट के हवाले से राणा साहब ने तजवीज दी है कि अपोजिशन शैडो कैबिनेट बनाए, उनको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम तो समझते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है ये अपना रोल प्ले करे, हम अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हुकूमत को सपोर्ट किया जब उन्होंने कोई अच्छा अमल किया है। अगर एपीसी के इवेंट हादसे के बाद अगर एपीसी कॉल सानिया पेशावर के 16 दिसंबर के बाद अगर एपीसी कॉल होती है तो खान साहब वहां पहुंचते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। उनके खातिर हमारी एक बहुत बड़ा धरना, एक बहुत बड़ा प्रेशर, और उस वक्त हम लोग एक बहुत पीक पे थे, हमने वो खत्म कर दिया इस अवाम के खातिर। इस अवाम के खातिर तहरीक किस तरह से आगे बढ़ी? तहरीक इंसाफ जो आपके नाम भी है और आप ये समझ रही हैं कि आपको सही तरह से इंसाफ नहीं मिला, तो अब क्या लाया अमल होगा? हम मायूस नहीं है, या फिर अभी सड़कों पर आने हम मायूस नहीं है। हम जो चाह रहे थे कि निशानदही हो जाए कि गलतियां कहाँ कहाँ हैं, लैप्सेस कहाँ कहाँ पर हैं, फॉल्स कहाँ कहाँ पर है, वो अब जो है इंशाल्लाह क्लियर हो गए हैं। अब आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो इसको लेकर ये आपकी भी रहनुमाई करती है, हुकूमत की भी रहनुमाई करती है, पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगी। ये भी तब्दीली है जैसे खान साहब कह रहे हैं। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है ना, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हम पॉइंट आउट करेंगे कि उसकी भी वजाहत जो है हो जानी चाहिए, लेकिन वो और वो इंशाल्लाह हो जाएगी। आप समझते हैं कि वो पार्लियामेंट फोरम पर अगर ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है? देखिए अगर हुकूमत दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो हम कभी अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे, लेकिन मुकमका की सियासत नहीं होगी। हम अच्छी सियासत करेंगे, अच्छी ऑपोजिशन हम करेंगे। मुकमका की जरूरत ही नहीं है। हमारा मुकमका तो अवाम के साथ है, जमहूरियत के साथ है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत रहनी चाहिए। अवाम के पास दोस्ती का हाथ पीटीआई बढ़ा रही है, तो अब खान साहब हमने तो दावत देंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो आए, उनसे मीटिंग करें, उनसे बैठे। हमने तो 12 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम कमिश्नर बनाने के लिए तैयार हैं, आए मिलकर बैठे। लेकिन वो 14 अगस्त को उन्होंने कहा कि नहीं अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, सबको पता है। अल्टीमेटली हमने पीपल्स पार्टी के साथ जो मुकमका था वो खत्म हो गया आपका? नहीं, मुकमका हमारा जमहूरियत के लिए है, मुल्क की मजबूती के लिए। जो आपने बात पहले था, मतलब था पहले था मुकमका, अब कुछ उसमें दरारें आई हैं। रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद जरदारी साहब दुबई चले गए। जमहूरियत हुआ ना 80 और 90 की दहाई में क्या होता था कि यहां पर जो पकड़ दकड़ होती थी, देखो ना, इंतहाई मदद से मियां नवाज साहब के बुजुर्ग मियां शरीफ साहब को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया था। एक ऐसी वो हमने कहा कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। हमारा उनसे मुकमका यही है कि मुल्क जमहूरी तरीके से बना था। सईद आसिफ साहब काफी देर से खामोश हैं, उनकी भी राय लेना चाहूँ। दोनों मौजूद शख्सियात की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। मुकमका की सियासत नहीं होनी चाहिए, पीटीआई की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है। उन्होंने कहा दोस्ती का हाथ हम बढ़ाते हैं, मुल्क के मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन मुकमका सियासत नहीं करेंगे। देखिए, एक जमहूरियत का जो सिस्टम है उसमें तसव्वुर तो ये है ना कि ये अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के लिए होती है, अवाम के जरिए होती है। लेकिन बदकिस्मती अलमिया है, यहाँ एक टर्म एक और आई जो तारीफ है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो उसमें ये आई कि डेमोक्रेसी जो अब नया तसव्वुर जो है, जो ये मुकमका वाली जो बात है वो ये है कि डेमोक्रेसी बाई BUY, अवाम को खरीदो, हुकूमत करो। सही। फिर फॉर, ये FAR नहीं, FOR नहीं, FAR, दूर करो अवाम को। ठीक। तो ये जमहूरियत है। ठीक, खरीदो और दूर करो। खरीदो और दूर करो। ठीक। और ऑफ, OF नहीं, OFF, बंद कर, माउफ कर दो अवाम को। अवाम के दिमाग माउफ कर दो। तो ये मुकमका की जो सियासत है ना, ये आपस में बारियां लगाने की। लेकिन सही साहब, आप समझते हैं कि कम से कम तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि उसने अवाम को बाशऊर कर दिया। एक घर के अंदर अब वोट एक पार्टी को नहीं जाते, अब आधे वोट PTI को जाते हैं, आधे नून को जाते हैं। अब डिवीजन हो रही है, ये शऊर बाशऊर कर दिया तो बेक़यादत तो ना करें। अब कम से कम इस वक्त मौका है उनके पास, पार्लियामेंट के फोरम उनके पास मौजूद है, इलेक्टेड लोग हैं। ये एक सूबे में हुकूमत है, दूसरे सूबे में मुअस्सर अपोजिशन करे, तो ये मुकमका की सियासत अपने आप ही खत्म हो। आइंदा इंतखाबात को धांधली से किस तरह से मुबर्रा किया जा सकता है कि एतराज़ात ना उठे? अब इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी, बाकायदा पार्लियामानी कमेटी बनी हुई है, उसमें पार्टिसिपेट करें, सारी जमातें अपनी राय का इजहार करें, जो जो सजेशंस हैं वो दे। वहाँ जो मुतकाजी हैं, जिन गलतियों की निशानदेही इस इंक्वायरी रिपोर्ट में की गई, उनकी रोशनी में आप अपनी इस्लाहात की, जो इमरान खान के पास जो टीम है उन्होंने जो अपनी इस्लाहात का एक फार्मूला बनाया वो लेकर आए, तो यूनानिमिटी के साथ ये सारा मामला तय हो सकता है। ठीक, एक राह हमवार हो सकती है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ने यही राह हमवार की है।
इसमें मेन में निकालने की बजाय इस दूध में मुल्क में इदारों को मजबूत करना चाहिए। मेरा ख्याल है अब इस्लाह की तरफ सानिया साहब की तरफ, उसके बाद राना साहब की तरफ आऊंगा। जी सानिया साहब, सैयद आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि अब आप अपनी तजावीज़ लेकर पार्लियामेंट में आएँ, और ठीक है मुकमका की सियासत नहीं होनी चाहिए लेकिन अवाम के मुफाद की सियासत होनी चाहिए। अब लाए अमल क्या है आपका? जी बिल्कुल, हम पार्लियामेंट में जहाँ तक आने की बात है इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में आएंगे और इस्लाहात का जो अमल है वो इंशाल्लाह हमारी मशावरत से होगा। हम अपना भरपूर किरदार यहाँ पे अदा करेंगे। और जहाँ तक अवाम और यूथ और हमारी पार्टी का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से अपने कारकुनान का आप क्या कहना चाहती हैं? आप कह रही हैं ना कि मायूसी हुई है, खान साहब भी कह रहे थे कि हमें भी मायूसी हुई है, हमें जुडिशल कमीशन से मायूसी हुई है, उसके रिजल्ट से, उसके नताइज जो है वो हमें इनकम्प्लीट लगा, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि इसमें पॉइंट आउट किया जाएगा कि किस तरह और जो बेजाब्तगियां थी वो और भी खुलकर सामने आएंगी। अवामी राब्ता मुहिम को शुरू करने का इरादा है खान साहब का पीटीआई का इस रिपोर्ट के बाद, ताकि आप अवाम से राब्ते में रहें? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तो कोई ये समझ रहा है कि ये मतलब जो वर्कर है वो मायूस हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, ये भी समझने का जो प्रेशर था क्रिएट किया हुआ था वो खत्म हो गया। बात तजज़ियाकारों को ये भी कहना है कि अगर जुडिशल कमीशन ना बनता तो एक प्रेशर तो पीटीआई का रहता धांधली के हवाले से। एहतशाम साहब 2 दिन से की जो खामोशी है ना, जो सख्ता है इस वक्त, आप यकीन माने इसके बाद कोई बड़ा तूफान ना आ जाए, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोलेगी, अब जो है ना ये मीडिया की तरफ से भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, क्योंकि एक किस्म की क्या कोई तूफान आ सकता है? सैलाब तो आया हुआ है, किस तूफान की आप नबी सुना रही है? सुनामी भी हमने देख लिया है। नहीं होगा, अब कुछ भी होगा ना वो पीटीआई की तरफ से नहीं होगा, अब वो अवाम की तरफ। जी राना साहब, आप समझते हैं कि सुनामी देख लिया हमने, सैलाब भी देख लिया, क्या कि तूफान भी नहीं करेगी? साहब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया था 11 मई वाला, वही मैंडेट का एहतराम किया है और तमाम खदोखाल को देखा है जुडिशल कमीशन ने। ठीक, ये तो नहीं हुआ ना कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला कर दिया, या सिंध में पीपल पार्टी थी तो नून आ गई है। जो था केस टू केस उन्होंने देखा है। ठीक है, जो नेग्लिजेंसी है अदारे की या जिस भी इंडिविजुअल, इलेक्शन कमीशन की भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी वोटर लिस्टों में खामियां हैं वो भी सामने आई हैं, उनको भी दुरुस्त करना चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मैं अपना वोट मैंने लाहौर में ट्रांसफर कराया कराची से, लेकिन जब मैं वोट डालने गया हूं तो मेरा वोट अभी तक कराची में ही था, तो इस तरह से वोट जाया हो गए। बिल्कुल। अब मैं करना चाहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाने का यही मकसद है कि जो 2 खामियां महसूस की जाती है तमाम पार्टियां, उसमें अगर कोई अकेला है ना किसी पार्टी का, वो एक आदमी है रावलपिंडी में होता था, शेख पता नहीं नाम भूल गया क्या है, हमने उसको भी रखा हुआ है। ठीक है, कि वो भी अपनी राय का इजहार करे बजाय इसकी। ये सारे मामला आने चाहिए सैयद साहब, वोटर लिस्टों में जो खामियां हैं, कोताहियां हैं, इसी तरह आवाम को परेशानी होती है, आवाम को पता नहीं होता पोलिंग बूथ कौन सा है, कि कहां पर मरदमशुमारी करवानी चाहिए। सबसे पहले तो मरदमशुमारी करवाए ना हुकूमत। ठीक है, मरदमशुमारी पता तो चले कि उस मुल्क में कितनी आवाम है और वो क्या है। हम मरदमशुमारी इंशाल्लाह 2016 में होगी, 90s में जो हुई थी वही अभी तक उसके रिजल्ट चल रहे हैं। वोटर लिस्ट साहब ने करवानी थी, फिर जरदारी साहब ने करवानी थी, हम तो करवाने के लिए तैयार हैं। और आपको पता है कि 6 माह पहले भी जब इजलास हुआ तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वाले तैयार नहीं थे, तो अब जो फैसला हुआ है इंशाल्लाह 2016 में मार्च में इब्तिदाई रिपोर्ट जो मरदमशुमारी की वो आएगी। अच्छा, और इंशाल्लाह होगा 2016 में मरदमशुमारी होगी, ये खबर दे रहे हैं आप। जी, उसके लिए फंड भी एलोकेट कर दी गए। शाम साहब इंशाल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, एनर्जी क्राइसिस 2 चैलेंज है सबके लिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, कोई 2 राय नहीं है। वो फौज ने करनी है, फौज ने खत्म करनी है, हुकूमत ने खत्म करनी है अपना काम। और फौज उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक मौजूदा हुकूमत और अवाम साथ ना हो। लेकिन सानी साहब, फौज भी तो सियासतदान के साथ मिलकर चलते हैं ना, अगर अवाम नहीं साथ होंगे, सियासी जमातें साथ नहीं होंगी, तो फौज किस तरह से अकेले लड़ सकती है? अवाम तो अपने बच्चे शहीद कर चुकी है, और क्या कुर्बानी अवाम ने दी है। आपका मतलब है कि आप सियासत में कुर्बानियां दें? सियासत पहले भी हो सकता था, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज ज़रबे अज़ब भी कामयाबी से चल रहा है। हमने अपोजिशन को भी फेस किया है, अवाम को भी रिलीफ दिया है, और इंशाल्लाह हम आवाम को रिलीफ भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे, हेल्थ भी देंगे, और एग्रीकल्चर सेटअप को भी प्रमोट करेंगे। लेकिन मैं करना चाहता हूं IMF के दबाव से भी निकलेंगे इंशाल्लाह, ये कशकोल भी तोड़ेंगे, ये भी हमारी दुआ है, ये भी हमारा। और सिर्फ एक बात मुझे करने दें कि अगर हमें कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर शख्स अपना सिर्फ फर्ज अदा करना शुरू कर देना, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर दे, सिर्फ अपनी ड्यूटी करें और कुछ ना करें, तो हमारा मुल्क बहुत आगे निकल सकता है। बिल्कुल सही। सैयद आसिफ साहब, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बस 1-2 अल्फाज अब ज़ाहिर इख्तितामी मरहल मैं ये अर्ज करूंगा
कि अब अपनी अपनी ख्वाहिशात की जो सियासत है ना, उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। मुल्क की सियासत करें, अवाम की सियासत करें, सिस्टम की सियासत करें, और इसमें जो खामियां हैं सिस्टम में, उसमें इस्लाह के लिए जतन करें और बाहम मिल बैठकर ये जतन करें। अलग अलग डफली ना बचाएं। बहुत नुकसान उठा लिया मुल्क ने भी, सिस्टम ने भी। इतने तजुर्बात जितने भुगते हैं हमारे हुक्मरानों ने, साबका हुक्मरानों ने, इस वक्त भी स्टेक पर लगा हुआ है। ये अब आसान ना समझे। कमीशन की रिपोर्ट के बाद आप मुतमिन होकर ना बैठ जाए कि ये जो उंगलियां उठने की जो बातें होती हैं ये अब खत्म हो जाएंगी। जब तक आप में इत्तेहाद और एका नहीं होगा, ये उंगलियां उठने की बात चलती रहेगी। इससे निजात पाने के लिए जरूरी है कि अब तामीरी सियासत की जाए, मुल्क और कौम की सियासत। बहुत अच्छी बात की सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का। राना साहब आप तशरीफ लाए, राना अरशद साहब आपका भी हम बहुत मशकूर है, अपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सानिया कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई और गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि अब तामीरी सियासत करने का वक्त है। मुल्क को, कौम को सोचा जाए और माजी का अजाला इसी तरह से हो सकता है कि तमाम सियासी जमातें मुल्क और कौम के मफाद के लिए मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, इदारों को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें और पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का सोचें, सैलाब ज़दगान का सोचें और आइंदा आने वाले दिनों में इन चैलेंजेस से हमें किस तरह से नबर्द आज़मा होना है, किस तरह से एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाना है, इसका सोचें। अगर अवाम का सोचेंगे तो अवाम उन्हीं सियासी जमातों को वोट भी देंगे और फिर अवाम की ये तवक्कुआत भी हैं कि जिन जिन को उन्होंने वोट दिया, चाहे तहरीक इंसाफ को वोट दिया, चाहे नून लीग को दिया, चाहे मुस्लिम लीग काफ को या पीपल्स पार्टी को, किसी और भी सियासी जमात को दिया है, तो उनका ये तकाजा है कि अब सियासतदान सियासत नहीं करें, मुल्क को, कौम का सोचें। शाम रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।